हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये मेरा 30th मॉक टेस्ट है जो कि आप लोग को मैं स्तूप के बारे में बताऊंगी। इसमें स्तूप के बारे में पूरी क्वेश्चंस पूरे होंगे। किसने इसको प्राप्त किया, किसने बनवाया था और किसने लोगों तक इसके बारे में बताने का किसको श्रेय जाता है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। कब बनी थी, अमरावती का स्तूप है, भरहुत का स्तूप है, सांची का स्तूप है, ये सारे स्तूपों के बारे में मैं इस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करूँगी आप लोगों से। तो मेरे मॉक टेस्ट का रूल मैं बता देती हूँ कि पहले मैं आपको 20 क्वेश्चंस बताऊँगी, आप पेपर पेन लेके सॉल्व करिए। आप लोग को कितने क्वेश्चंस इसमें आते हैं आप अपने आप में जज करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन प्रिपेयर हैं और कितने नहीं प्रिपेयर हैं। ये जो क्वेश्चंस है भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला पे आधारित है, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस, फाइन आर्ट्स के सारे क्वेश्चंस पेपर के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे DSSB, यूपी के TGT, PGT, KVS, NVS, और अभी जो नेट JRF का पेपर हुआ था उसके लिए भी अभी फिर नेट JRF का हर 6 मंथ पे एग्ज़ाम होता है। तो जिन्होंने अभी नहीं दिया हो या देने वाले हों वो प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि एक दिन में कोई प्रिपरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन आपका, शुंग वंश की सत्ता किसने स्थापित की थी? ऑप्शन में मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। पुष्यमित्र ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने या बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 2 था, मौर्य युग के बाद कला का क्लासिकल युग प्रारंभ होता है, यह स्टेटमेंट किसने कहा है? WG आर्चर, जनरल टेलर, रामनाथ मिश्र ने या पुष्यमित्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, सांची स्तूप की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? जनरल टेलर, रामनाथ मिश्र, A कुमार स्वामी और WG आर्चर। ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि सांची स्तूप का जैसे मॉडर्न टाइम में जो 18 और 19 में सर्च करते हैं, ढूंढते हैं और लोगों तक अपने लेखों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं, वो काम किसने किया था? ये इसका आशय है इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? भोपाल, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, क्वेश्चन पेपर्स में अक्सर आते हैं। TGT PGT का अब ही आपको पता है कि नहीं पता है? जिसको पता है वो लोग, जिसको नहीं पता है उसके बारे में बताऊँ कि TGT PGT की अभी वैकेंसी आई है। जिन लोगों ने नहीं फिल किया हो अब फिल कर दें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 29 नवंबर है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5, सन 1912 और 1919 ईस्वी के बीच में भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक भारत में कौन थे? भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक जनरल कॉर्ड थे या जनरल सर जॉन मार्शल थे, A कुमार स्वामी या WG आर्चर थे? सांची के स्तूप में तोरण द्वार को किस शासक ने निर्मित किया था? शुंग वंश, सातवाहन वंश, मौर्य वंश या कुषाण वंश? सांची के स्तूप के तोरण द्वार की रचना कब हुई थी? प्रथम ईस्वी पूर्व, द्वितीय ईस्वी पूर्व, तृतीय ईस्वी पूर्व या चतुर्थ ईस्वी पूर्व से? ठीक है, भरहुत का स्तूप किस राजवंश के समय में निर्मित किया गया था? सातवाहन, शुंग काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश? किस विद्वान ने भरहुत स्तूप को जनता के सामने उजागर किया था? जनरल कनिंघम, A स्वामी, डॉक्टर WG आर्चर, सर जॉन मार्शल? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सांची के तोरण द्वार में स्तंभों पर क्या चित्रित किया गया था? यक्षी और वृक्ष, बुद्ध का परिचय या हिंदू देवी देवता या फूल पत्तियाँ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भरहुत में बुद्ध की किस परंपरा का चित्रण हुआ था? हीनयान, महायान, हीनयान या महायान दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 12, भरहुत की कला शैली में अभी तक निर्विवाद रूप से पहचाने गए जातकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? 2, 3, 4 या 5? क्वेश्चन नंबर 13, अमरावती स्तूप कब निर्मित हुआ था? 100 to 150 ईस्वी, 150 to 200 ईस्वी, 200 to 400 ईस्वी या 300 to 350 ईस्वी? अमरावती स्तूप में लिखे गए अभिलेख किस भाषा में पाए गए हैं?
शुंगकालीन लिपि, मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि, सातवाहनकालीन ब्राह्मी लिपि, गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अमरावती का प्राचीन नाम क्या था? यज्ञश्री, पुलुभावी, धन्यकटक, शांतकाड़। ओके। अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? जनरल कनिंघम को, ए कुमार स्वामी को, WJ आर्चर को या कर्नल मैगजी को? क्वेश्चन नंबर 17, नागार्जुन कोंडा का स्तूप कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या बिहार? नागार्जुन कोंडा की खोज कब हुई थी? सन 1929, सन 1820, सन 1925 या सन 1940? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल्लकोंडपल्ली का स्तूप कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल्लकोंडपल्ली के स्तूप में बुद्ध की कितनी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं? 5, 7। सो फ्रेंड्स, अब हो गए मेरे क्वेश्चंस 20। अब मैं स्टार्ट करती हूँ आंसर की। ओके। तो आंसर की में आप अपना टेस्ट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, शुंग वंश की सत्ता किसने स्थापित की थी? राइट आंसर इज ए, पुष्यमित्र। ओके। इसमें के सारे ABCD चले गए हैं, सॉरी। आप लोग ABCD इसको कर लीजिएगा ना। तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश की सत्ता स्थापित की थी। ए इज़ द राइट आंसर। मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों के निर्माण की जो परंपरा डाली वह शुंग सातवाहन में और अधिक विकसित हुई थी। मौर्य वंश का अंत करके पुष्यमित्र ने लगभग 187 ईस्वी पूर्व 187 ईस्वी पूर्व में एक नवीन राजवंश शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य युगीन दृढ़ केंद्रीभूत राजवंश सत्ता की समाप्ति से कला राजकीय नियंत्रण से मुक्त होकर जन सामान्य सत्ता की समाधि से कला राजकीय नियंत्रण से मुक्त होकर जन सामान्य तक पहुंचकर अधिक लोकप्रिय हो गई थी। इस युग में कलाकृतियां राजकीय सहयोग की अपेक्षा जन सामान्य के योगदान से निर्मित हुई थी, जिसमें कथानकों का वर्णनात्मक रूपांकर हुआ था तथा साथ ही स्वतंत्र मूर्तियां भी बनने लगी थी। ठीक है। तो शुंग वंश में पुष्यमित्र ने जो चित्रण करवाए थे वो जन सामान्य हो गए थे। ठीक है। आप लोग की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य युग के बाद कला का क्लासिकल युग प्रारंभ होता है, किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, रामनाथ मिश्र। ओके। रामनाथ मिश्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो रामनाथ मिश्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज सी। इसको आप ABCD ही समझिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? मैंने अभी समझाया था इससे पहले कि जानकारी लोगों तक पहुंचाने का मीन्स ये होता है, जैसे आपने हड़प्पा की खोज किसने किसने की, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि किस सन में की, कब किसने किया था, ये चीज़ मेन होता है कि सांची के स्तूप की जानकारी लोगों तक पहुँचाने का श्रेय रामनाथ मिश्र ने किया था। ठीक है। सांची का ये था, इसका था राइट आंसर जनरल टेलर। ओके। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर जनरल टेलर। ओके। सांची का स्तूप कब से कब तक में बनने का कहा जाता है? 70 to 25 ईस्वी पूर्व में बना था ये। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था। सांची का स्तूप है जो वो भोपाल के रायसेन ज़िले में स्थित है। फ्रेंड्स, कभी कभी बुक्स में जो चीज़ें दी होती हैं, अब क्या होता है कि अब जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही राज्य था, अभी 2 हो गए हैं। तो इस तरीके से पहले जो चीज़ें बुक्स में होती थी अभी वो क्या मॉडिफिकेशन हो गए हैं, कभी कभी ये चीज़ डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इसकी जानकारी मैं आप लोग को मैंने अपडेट करके बताया है अभी।
ठीक है। तो अपने अंतरिम बौद्ध स्मारकों तथा पुरातात्विक सामग्री के कारण सांची जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप आपने देखा होगा पिक्चर्स उसका, अशोक द्वारा ये निर्मित 84,000 स्तूपों में से एक था, जिसमें 1, 2 और 3 सुरक्षित अवस्था में मिल गए थे। मेजर कोल ने 1881 में इसके संरक्षण का कार्य किया था। तो इसका जो खोजा था सांची का स्तूप वो जनरल टेलर ने, और जो मेजर कोल थे इन्होंने 1881 में इसके संरक्षण का कार्य स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने वहाँ पर सफाई कराई और इसको पूरी तरह से लोगों तक पहुँचाने के लिए उसको एक पुरातात्विक संग्रहालय में पुरातात्विक जो संरक्षण प्रदान कराया जाता है वो उन्होंने कराया था, जो कि भारत के बहुत सारे आपके जो आर्किटेक्चर्स हैं जैसे अजंता एलोरा उन लोगों को भी प्राप्त है। वैसे ही सांची के स्तूप को भी पुरातत्व संरक्षण में ले लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 1912 मीन्स 1912 से 1919 ईस्वी के बीच में भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक कौन थे? तो उस समय सर जॉन मार्शल थे। राइट आंसर इज बी, सर जॉन मार्शल। ओके, सर जॉन मार्शल जो थे वो भी एक पुरातत्व संग्रहालय के सदस्य थे, महानिदेशक थे। तो उन्होंने सांची के स्तूप को संग्रहित करने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था, इसलिए इनको इस नाम से जोड़ा जाता है। 1912 से 1919 के बीच में ये महानिदेशक वहाँ पे थे। ठीक है, भारत के। सांची के स्तूप में तोरण द्वार को किस शासक ने निर्मित किया था? अब जो सांची का स्तूप है ये पहले स्तूप किसी और ने बनवाया था, तोरण द्वार को किसी और ने बनवाया था। तो इस तरीके से जो सातवाहन वंश था, राइट आंसर इज बी, सातवाहन वंश था, उसने तोरण द्वारों को अलंकृत करवाया था, निर्मित करवाया या अलंकृत करवाया था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इस बौद्ध स्थली को कुछ आघात पहुंचा। संभवतः इसी समय अशोक के स्तूप को भी क्षति पहुंची होगी, लेकिन शीघ्र ही इस पर काबू पा लिया गया। लेकिन कुषाण साम्राज्य में इसका निर्माण शिथिल पड़ गया था, जिसका अंत गुप्त वंश के अभ्युदय के साथ हो गया था। तो सातवाहन ने इसके जो अलंकृत था तोरण द्वार का वो करवाया था। तो जो भी स्तूप बने थे उसमें बहुत सारे जो वंश थे, जो राजा थे, उनका संरक्षण और कुछ चीज़ें कई राजाओं के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से याद करना होता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, किसने उसके द्वार को अलंकृत करवाया था, किसने उसका संरक्षण करवाया था, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सांची के स्तूप के तोरण द्वार की रचना कब हुई थी? तो ये जो हुआ था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, प्रथम ईस्वी पूर्व में हुई थी। तोरण द्वार की रचना प्रथम ईस्वी पूर्व में हुई थी। सभी तोरण द्वार ईसा पूर्व पहली शताब्दी के हैं। सबसे पहले दक्षिणी द्वार बनवाए गए थे, फिर यह मुख्य विषय प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके बाद क्रमशः उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तोरण द्वार बने। इनके तोरण में चौपहल 2 खंभे हैं जो 24 फुट ऊंचे हैं। इन पर थोड़ी सी कमानीदार ऊपर की ओर तनी हुई 3 सूचियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। भरहुत का स्तूप किस राजवंश के समय में निर्मित किया गया था? भरहुत का जो स्तंभ था वो शुंग काल के समय में निर्मित किया गया था। राइट आंसर इज बी, शुंग काल। ओके। भरहुत स्तूप 185 से 80 ईस्वी पूर्व, ये ईस्वी पूर्व का है, शुंगों के शासनकाल में निर्मित शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा मुख्य केंद्र भरहुत है, जो कि मूर्तिकला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्थान मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, किस विद्वान ने भरहुत स्तूप को जनता के सामने उजागर किया था? जैसे सांची हुआ वैसे ही भरहुत के बारे में भी कोई ना कोई कलाकार या कोई ना कोई विद्वान ने उसको उजागर किया होगा। तो जनरल कनिंघम जो थे उन्होंने भरहुत को जनता के सामने लाया था। राइट आंसर इज ए, जनरल कनिंघम। ओके। सन 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने यहाँ एक बड़े से बौद्ध स्तूप का अंकन पाया। जनता का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया। स्तूप के टीले में कनिंघम को मौर्यकालीन ईंटें प्राप्त हुई थी।
इससे ज्ञात होता है कि यह स्तूप मौर्यकालीन से ही विद्यमान था और शुंग काल में इसका विस्तार किया गया था। ठीक है, एवं साज सज्जा आदि हुई थी। यूँ भी स्तूप का अधिकांश भाग इस समय नष्ट हो चुका था, क्योंकि आसपास के जो गांव वाले थे अपने भवनों के निर्माण के लिए यहाँ के ईंट पत्थर को ले जाया करते थे। पहले के लोगों के ये सारी चीज़ें पता होती नहीं थी कि ये संरक्षण की चीज़ें हैं, तो वहाँ के जो आसपास के लोग, अभी भी ऐसे लोग होते हैं जो नासमझ होते हैं, तो हमारे जो पुरातत्व संग्रहालय की चीज़ें हैं वहाँ से ईंट पत्थर को लेके चले जाते हैं और अपने घर के कंस्ट्रक्शन में उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होने लगी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सांची के तोरण द्वार में स्तंभों पर क्या चित्रित किया गया था? सांची का जो तोरण द्वार था उस पर सबसे ज़्यादा जो चित्रण हुआ था वो यक्ष और वृक्ष का हुआ था। राइट आंसर इज ए, यक्षी और वृक्ष का। इसमें सांची की कला का जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में तोरण के स्तंभों तथा नीचे की सूची के बीच में खाली स्थान को भरने के लिए लगाई गई यक्षियाँ और उनमें से केवल एक दक्षिणी और पूर्वी तोरण पर सुरक्षित पाई जाती हैं। यह यक्षी आम्र के वृक्ष की एक शाला को दोनों हाथों से पकड़े हुए खड़ी है। जो यक्षी है और वृक्ष है, इनका अभिप्राय है कि यहाँ पर नाटकीय दृश्य से अधिक प्रभावपूर्ण अंकन हुआ है। शरीर व अंकन का झुकाव एक ऐसी ललित भंगी को जन्म देती है जो इस त्रिभुज के समान खाली स्थान को भरने के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। मूर्ति जो है चारों ओर से समान रूप से नहीं काटी गई है। इसका जो टेक्निक था वो एक तरीके से सिर्फ आगे और पीछे से काट के उसको दिखाया गया है, चारों तरफ से इसको काटा नहीं गया है। दोनों पक्षों में असंस्कृत ही छोड़ दिया गया है। यक्षी सुंदरी के इंद्रिय जालिका स्पर्श से कहा जाता है कि आम्र वृक्ष एकदम पुष्पित हो उठा है और उसमें लिपटी हुई वह जीवित लता के समान जान पड़ती है। इतना वो जो प्रस्तर पे इन लोगों ने चित्रित किया है, अंकित किया है मूर्ति को, वो बिल्कुल ही अलंकृत दिख पड़ता है, जैसा लगता है कि वो जीवित हो उठता है। उसका जो मादक अनावृत सौंदर्य उस मिथ्या और मथिक संसार का प्रतिनिधित्व है, जिसे पूजक स्तूप को प्रवेश करते समय बाहर तथा उष्णता को बतलाने की उपेक्षा ध्वनित अधिक करती है। यह मूर्ति आध्यात्मिकता और ऐन्द्रियता का अद्भुत सम्मिश्रण है। ठीक है, जॉन इरविन ने ठीक ही कहा है। उन्होंने कहा कि सांची की कला में आध्यात्मिकता और भौतिकता एक हो गई है। मीन्स इतना सुंदर उन्होंने चित्रण किया है कि आध्यात्मिकता और भौतिकता मीन्स जो आध्यात्म है, जो कि हम सोचते हैं सिर्फ दिमाग से, वो और भौतिक जो हमें सामने दिखता है वो बिल्कुल एक जैसी हो गई है। इतना सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 11th, भरहुत स्तूप में बुद्ध की किस परंपरा का चित्रण हुआ है? हीनयान, महायान, हीनयान या महायान दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हीनयान, ओनली हीनयान। हीनयान परंपरा का भरहुत स्तूप में चित्रण हुआ है। भरहुत के दृश्यों में बुद्ध के जीवन की जिन विभिन्न घटनाओं का अंकन है उनमें प्रमुख है जाति, जन्म, संबोधि, धर्मचक्र, प्रवर्तन, परिनिर्वाण अंकन हीनयान परंपरा के प्रतीकात्मक रूप हुए हैं। इसके अंतर्गत कुछ को मानवीय रूप में दर्शाने के स्थान पर स्त्री, हाथी का अंकन संबंध जाति की घटना से स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत की कला शैली में अभी तक निर्विवाद रूप से पहचाने गए जातकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3। ओके, 3 कैसे हैं? मानवीय रूप, पशु रूप तथा यक्षी रूप। मानवीय रूप, पशु रूप तथा यक्षी रूप, ये तीनों वर्गीकरण में इनको वर्गीकृत किया गया है। इसमें मानवीय रूपों में सुजाता जातक, महाबोधि जातक, महाजनक जातक, सूची जातक, मृग जातक, अंडभूति जातक, ये उम्मक जातक, महादेव जातक, जो जातक कथाओं में यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है, ये जो है
यक्षी की प्रतिमा में आपने यक्षी पढ़ा ही, उसी तरीके से पशु रूप का भी चित्रण हुआ है जिसमें हाथी है, घोड़े हैं, बैल हैं, इस तरीके के चित्रण किए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, भरहुत की कला शैली में अभी तक निर्विवाद रूप से पहचाने गए जातकों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अमरावती स्तूप का निर्माण कब हुआ था? अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था, राइट आंसर इज बी, 152 200 ईस्वी। ठीक है, 150 ईस्वी से 200 ईस्वी तक, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। शुंग कुषाण काल में दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच कला की एक अन्य शैली का विकास हुआ था। इसका प्रधान केंद्र अमरावती था, जो कि कर्नाटक क्षेत्र के राजमार्ग पर वेंगी नामक स्थान पर स्थित है। उत्तरी भारत में जिस समय में गांधार शैली तथा मथुरा शैली का जन्म हुआ था, उन्नति हो रहा था, उसी समय में दक्षिण में पस्तर शिल्प की शैली का विकास का चरण चढ़ रही थी। ठीक है, तो ये जो एक एज है जो गांधार और आपके गांधार और मथुरा शैली थी, उसके समकक्ष दक्षिण की कला चल रही थी। दक्षिण भारत का ये था। अमरावती जो स्तूप है, अभी हम दक्षिण भारत के स्तूप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अमरावती स्तूप में लिखे गए अभिलेख किस भाषा में पाए गए हैं? तो ये जो अभिलेख हैं, ये मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। राइट आंसर इज बी, मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि। ठीक है, मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अमरावती का प्राचीन नाम क्या था? यज्ञश्री, पुलुभावी, धन्यकटक या शांतकाड़? तो राइट आंसर इज सी, धन्यकटक। ओके, धन्यकटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तथा सातवाहन जो थे, नरेशों के नाम जो थे डिफरेंट थे, तो उससे भी रिलेटेड नाम रखे जाते थे इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? जैसे हमने और भी कल स्तूपों के बारे में पढ़ा कि प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, वैसे अमरावती को भी प्रकाश में लाने का श्रेय अंग्रेजी विद्वान कर्नल मैकजी को जाता है। राइट आंसर इज डी, कर्नल मैकजी। ओके, इन्होंने अमरावती के स्तूप को प्रकाश में लाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। कर्नल मैकजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप को ध्वंसावस्था में देखा था। सन 1816 से 18 तक ईस्वी में इन्होंने अवशेषों और मूर्तियों का सूक्ष्म अध्ययन कर इन अवशेषों के उस क्षेत्र में चित्र और मानचित्र तैयार किए और शोधपूर्ण लेख लिखे, और खुदाई के उपरांत जो स्तूप खंड मिले उन अवशेषों को राजकीय संग्रहालय मद्रास, कुछ भारतीय संग्रहालय कलकत्ता और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित करवाया था। ठीक है, कर्नल मैकजी ने अमरावती स्तूप को ढूंढा था और उसके जो कुछ सफाई करते वक्त जो चीज़ें उनकी निकली थी वो उन्होंने डिफरेंट संग्रहालयों में रखवा दी थी, जिसमें थे संग्रहालय मद्रास में, कुछ भारतीय संग्रहालय कोलकाता में और कुछ उन्होंने ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित करवाए थे। अमरावती स्तूप के बारे में आप देख सकते हो कैसी नक्काशी है ये स्तूप का। ये साइड से मैंने निकाला है अमरावती स्तूप का, आप देख सकते हैं इसका। आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। मेरा एक अगला क्वेश्चन भी यही था, कहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कोंडा का स्तूप कहाँ पर स्थित है? नागार्जुन कोंडा गुंटूर जिले के आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुंटूर जिला है आंध्र प्रदेश में। ओके, इसमें स्थित है। राइट आंसर इज ए, आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला। ओके, नागार्जुन कोंडा जिसका अर्थ होता है नागार्जुन हिल, यहाँ पे एक नागार्जुन हिल था, उस पे ये बना हुआ था, जिसका ऐतिहासिक शहर है, जो कि अब भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। ठीक है, नागार्जुन सागर के पास स्थित है, जो तेलंगाना राज्य की सीमा के पास। यह एक अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल अमरावती स्तूप से 160 किलोमीटर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कोंडा की खोज कब हुई थी? नागार्जुन कोंडा की खोज 1926 है। सॉरी, यहाँ पे जो मैंने ए करा था 1926 होना चाहिए था।
ये 29 हो गया है। तो 1926 में हुई थी इसकी खोज। इसके अवशेषों का पता जन सामान्य को सर्वप्रथम सन 1926 में चला था। सन 1927 में से 1959 ईस्वी के मध्य लॉन्गहर्स्ट एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा कराए गए उत्खनन कार्य से उत्कीर्ण शिलापट्टों संबंधित बौद्ध मृण मूर्तियाँ, हरिति, कार्तिकेय और शिव के मंदिर, सिक्के, अस्थि अवशेष एवं स्तूप विहार चैत्र प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पहाड़ी स्थित संग्रहालय में संरक्षित कर प्रदर्शित करा दिया गया। इक्ष्वाकु वंश के शासक सिरिवीर पुरीसदत्त ने चैत्य व विहार का इसमें निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 19, नल्लकोंडपल्ली का स्तूप कहाँ पर स्थित है? नल्लकोंडपल्ली जो है वो है आपका तेलंगाना। राइट आंसर इज बी, तेलंगाना के खम्माम जिले में द्वितीय शताब्दी में ये बना था और बौद्ध स्तूप के अवशेष सन 1984 ईस्वी में इसमें पाए गए थे। 1984 में इसके अवशेष पाए गए थे। पहले ये आंध्र प्रदेश में था, जब ये तेलंगाना राज्य बना था तभी से ये तेलंगाना में है। यह दक्षिण भारतीय सारे स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, जो कि 50 फुट ऊंचा है। 50 फीट ऊंचा है इसका, 50 फीट आप याद कर लीजिएगा। सबसे ऊंचा स्तूप इसको माना जाता है, नल्लकोंडपल्ली को। ओके, तो लर्न करने लायक लाइन्स है ये। नल्लकोंडपल्ली जो मैं नोट्स बताती हूँ वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स होते हैं, तो उसे भी आप नोट डाउन कर लिया करिए। नल्लकोंडपल्ली के स्तूप में बुद्ध की कितनी प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं? जो नल्लकोंडपल्ली थे स्तूप, इसमें बुद्ध की 9 तरह की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। राइट आंसर इज डी, 9 प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, जो कि बहुत ही सुंदर बुद्ध के अलग अलग रूप होते थे इसमें, और ये बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तियां रही हैं। ठीक है, तो ये हो गए मेरे 20 क्वेश्चंस। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वॉच करिए, मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, शेयर सबसे ज़्यादा किया करिए अपने दोस्तों तक, अपने फील्ड के लोगों तक, क्योंकि सबको हेल्प हो जाएगी इससे। और मेरे जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी टफ मैंने निकाल के रखा था, तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।